हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 पढ़ रहे थे, तो इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट 10 का सी पार्ट है। ठीक है, जो सी सेक्शन है उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया गया है। तो जैसा कि पहला तो ये जो चैप्टर्स हैं ये किसके बारे में है, ये है आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है कि समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अगर हम उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वैसे हमने बहुत कुछ पढ़ा है उसके बारे में। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, ये एजुकेशन क्या है, जहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, यानी कि जो फिजिकल इम्पेयरमेंट हैं, जो या विजुअल रूप से वो इम्पेयरमेंट है, इन सब बच्चों को, यानी कि जो अक्षम बच्चे हैं उन बच्चों को, डाइवर्स लर्नर को भी हम उसमें शामिल करते हैं। नॉर्मल बच्चों के साथ क्लासरूम में या स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके आगे हमको जो अब पढ़ना है वो है समावेशी जो कक्षाएं हैं, यानी कि जो क्लासेस हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, उसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, आप अगर कोई भी छोटा सा फंक्शन भी अपने घर में करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर उसको लिखते हैं कि कैसे कौन कौन से स्टेप करने हैं, पहले कौन सा करना है, क्या क्या काम बाकी हैं, क्या करना, और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल बच्चे हैं उन सबको साथ में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे कितनी एक तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि उन बच्चों को भी यहाँ पे हैंडल करना है, नॉर्मल बच्चों को भी देखना है, उन दोनों को साथ में पढ़ाना है, और साथ में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उन बच्चों को सुविधाएं दी जाए कि ताकि वो भी अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वो प्लानिंग पहले से करते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट करते हैं कि जो प्लानिंग कर ली उसका प्रबंधन करते हैं कि कैसे प्रबंध करना है, प्रबंध में क्या क्या जो रुकावटें हैं वो, और इनको देखना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज जो है समावेशी कक्षाओं का नियोजन यानी कि प्लानिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले जो देखा जाता है वो जो कक्षा है, आपकी क्लास है, उसका आकार कैसा है। अब आकार का मतलब देखिए, अगर बच्चे हैं तो बहुत कंजेस्टेड कमरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा कमरा होना चाहिए ताकि सब बच्चे आराम से उसमें बैठ सकें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आराम से बैठ सकें। और कक्षा का आकार जो है वो छात्रों के अनुपात में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि सभी बच्चे ठीक से बैठ सकें, और जो सामने आपका ब्लैक बोर्ड है उसको बच्चों को अच्छी तरह से दिखे, ठीक से दिखाई दे। और अक्षम तथा सामान्य बच्चों को साथ बैठाएं। क्यों साथ बैठाएं? ताकि वो जो सक्षम बच्चा है, जो थोड़ा होशियार बच्चा है, वो उन बच्चों की मदद कर पाए। अगर वो जिसको मानसिक रूप से कोई बच्चा अगर परेशान है या इम्पेयरमेंट है उसमें, तो वो नहीं समझ पा रहा कोई चीज़, तो वो बच्चा उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया जो अक्षम बच्चे हैं उनको साथ में बैठाया जाए ताकि वे उनकी मदद कर पाए। और अक्षम छात्रों में हीन भावना, अगर वो उनके साथ में बैठेंगे बच्चे, अगर उन बच्चों को अलग किया जाएगा, दूर किया जाएगा, अलग बिठाया जाएगा, तो वो जो बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं यानी कि जो डिसेबल बच्चे, उनके मन में कुछ हीन भावना आ जाएगी कि हमको अलग बिठाया जा रहा है या हमको इनके बराबर नहीं समझा जा रहा है। तो वो जो हीन भावना है उनके अंदर ना आ पाए, इसीलिए उनको साथ में बैठाया जाएगा। ठीक है, और जो एक सहयोगात्मक जो वातावरण है वो भी वहाँ पे हो, इसके लिए उन बच्चों को साथ में बैठाया जाए। और जो बहुत गंभीर रूप से अक्षम हैं, जो बहुत जिनको कि वहाँ पे साथ में नहीं बिठाया जाता, साथ में उनको नहीं शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे बच्चों को हम अलग बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि जो क्लासरूम है वहाँ पे शिक्षक कितने हो और छात्र कितने हो। तो नॉर्मल क्लासरूम में अगर हम लोग देखते हैं विद्यालय में, तो वहाँ पे 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल बच्चों को हैंडल करना है जिससे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, जहाँ की दोनों बच्चे रहेंगे, अक्षम बच्चे और सक्षम बच्चे के दोनों, जो डिसेबल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो दोनों रहेंगे। तो वहाँ पे जो अनुपात है कक्षा का वो होना चाहिए, शिक्षक का जो अनुपात है कि नहीं, एक शिक्षक पे 20 बच्चे यानी 20 बच्चे होने चाहिए एक शिक्षक। अगर वो चाहे, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो और भी टीचर्स को वो कंसल्ट कर सकता है, और भी टीचर्स में आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या कोई विशेषज्ञ है उसको भी वो बुला सकता है।
तो इस तरीके का अनुपात रहेगा। अब हम पाठ्यक्रम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम क्या होगा। जो करिकुलम हमने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं, तो दोनों को देख के ही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो पाठ्यक्रम होता क्या है? पाठ्यक्रम जो है वो बनाया जाता है, जो सिलेबस होता है वो बनाया जाता है उद्देश्यों और आवश्यकताएं जो हैं उन बच्चों की, जहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो हम ये शिक्षा पद्धति चल रही है इस टाइम, वो क्या है, वो अध्यापक केंद्रित नहीं है, छात्र केंद्रित है। ये हम लोग सब जानते हैं। यहाँ छात्रों को ध्यान में रखकर, छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं कि आजकल के समय को देख के क्या उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के। तो उन सब चीज़ों को देख के पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। किंतु अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि समावेशी कक्षा में सभी छात्र एक ही पाठ्यचर्या को पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे कुछ डाइवर्स लर्नर भी हैं। ठीक है, तो वो ये जरूरी नहीं कि जो नॉर्मल बच्चा पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है, जिस तरीके से पढ़ रहा है, जितनी गति से उसको पढ़ रहा है, उतनी ही गति से वो नॉर्मल जो डिसेबल बच्चा है वो उसको पढ़े, ये जरूरी नहीं है। तो समावेशी कक्षा में सभी छात्र एक ही पाठ्यचर्या को पढ़ें। आवश्यकता ये कोई ज़रूरी नहीं है। आवश्यकता पढ़ने पर अक्षम बालकों को छूट भी दी जा सकती है। अगर वो धीरे सीख रहा है तो उसको छूट दी जाएगी। अगर वो स्कूल प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा है तब भी उसको छूट दी जाएगी। कक्षा में अगर वो कोई भी बोर्ड से कोई चीज़ उतारनी है, वो लिखना है, वो नोट डाउन करना है, वो नहीं कर पा रहा तो उसके लिए उसको छूट दी जाएगी। अगर पेपर में वो नहीं लिख पा रहा है तो उसको लेखक भी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है उसको हर चीज़ छूट दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है कि उचित उपकरणों की उपलब्धता। अब यहाँ पे जो कि हर प्रकार के लर्नर हैं, तो उनकी किस तरीके से हम उपकरण, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि उनकी मदद हो सके। तो समावेशी कक्षा में हर तरह के बालक हैं। तो अक्षम छात्रों के उपयोगों के लिए विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता भी होनी चाहिए वहाँ पे। जैसे आप कोई दृष्टिबाधित है या जो मतलब कि देख नहीं पाता है या विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें, तो उसकी हम कैसे मदद करेंगे। उसको हम ऐसी सामग्री देंगे जैसे सुनने का जो उसका काम, जो सुनने के उसके कान काम कर रहे हैं, तो वो सुनने की सामग्रियों से उसको अध्ययन कर सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर जो उसके स्पर्श करने की शक्ति है जो हाथों में, उससे उसको महसूस करके वो पढ़ सकता है, जैसे कि ब्रेल लिपि होती है। ठीक है। और इस तरीके से क्लासरूम बनाए जाते हैं कि वो वहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है कि उसको स्पर्श करके वो पढ़ सकता है। तो ऐसे बच्चों की मदद स्पर्श पाठ्य सामग्री होती है, सुनने की सामग्री दी जाती है, ताकि दृष्टिबाधित जो है वो अपना कार्य उनका होता रहे। ठीक है। अब जो बहुत बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो कम सुन पाते हैं या सुन ही नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऑडियोमीटर और आवश्यकता पड़ने पर जो अध्यापक है वो बाधित वाणी सुधारक, जो ऐसे जो विशेषज्ञ हैं जो कि बाधित वाणी सुधारक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन कैसे हो इनका। तो मूल्यांकन में अक्षम छात्रों के मूल्यांकन में स्थिरता दी जाती है, उसमें छूट दी जाती है। जैसे पाठ्यक्रम में छूट दी जाती है वैसे मूल्यांकन में भी छूट दी जाती है। और प्रतियोगिता का अत्यधिक वातावरण नहीं रखा जाता, क्योंकि उसका कारण ये है कि प्रतियोगिता वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं वो कहीं अपने आप को कम न महसूस करें, उनका मनोबल जो है, उनके अंदर हीन भावना न पनपे, उनका मनोबल न गिरे, इसलिए वहाँ पे उस कक्षा में ज़्यादा कंपटीशन का, प्रतियोगिता का जो वातावरण है वो नहीं रखा जाता है। अगला है कि अनुशासन के बारे में क्या है। अनुशासन जो है ऐसी कक्षाओं में कभी कभी सक्षम बच्चे जो होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत हायर IQ वाले बच्चे होते हैं, वो ऐसे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है। तो उनके सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में अध्यापक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा वातावरण बनाता है, उन बच्चों को समझाता है या ऐसा वातावरण बनाता है कि ताकि वो अक्षम बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें। तो अगला है पॉइंट जो सहयोगपूर्ण वातावरण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। तो जो सीख रहा है बच्चा, उसको वो परिस्थितियाँ बोझिल नहीं लगेंगी, वहाँ पे उत्साहपूर्वक काम होगा और अध्यापक स्वयं से
स्वयं से भी धैर्य रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो जो टीचर है वो खुद ही गुस्सा हो जाता है, बहुत चिढ़ सा जाता है कि इस बच्चे को समझ, अरे वहाँ पे उसकी परिस्थिति को देखना है कि वो बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसमें कुछ परेशानियाँ हैं, तो वहाँ पे टीचर जो है वो स्वयं भी धैर्य रखेगा और साथ में जो सक्षम बच्चे हैं उनमें भी धैर्य की और सहयोग की भावना का विकास करेगा। तो ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, ये प्लानिंग के उसमें पढ़ा है। और अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मैनेजमेंट जो इंक्लूसिव क्लासरूम का वो किस प्रकार से हो। तो यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं वहाँ पे तो तीन चीज़ें, तो दो चीज़ें वहाँ पे कौन कौन है, एक तो शिक्षक है, ठीक है, क्लासरूम में कौन है, शिक्षक है और छात्र है। तो इन सबको देख के ही जो शिक्षक है इन सबको देख के छात्र कैसा है या किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ देख के उसको मैनेजमेंट करेगा। तो शिक्षक जो है कक्षा के प्रबंधक और नियोजनकर्ता के रूप में शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वही कक्ष की सभी क्रियाकलापों जो प्रबंधन होता है, कैसे पढ़ाना है, कैसे वहाँ पे व्यवहार कैसा हो, अनुशासन कैसे, मूल्यांकन कैसा हो, इन सब को जो मैनेज करता है वो टीचर ही करता है, ठीक है। दूसरा अध्यापक, अब जो दूसरा छात्र है, छात्र वहाँ पढ़ रहा है। इंक्लूसिव क्लासरूम या शिक्षा, अब यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम जो है, जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ पे ये शिक्षा एक छात्र केंद्रित है, छात्रों को ध्यान में रख के सब बनाया गया है। उनकी सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं, छात्र किस तरीके से सीख रहा है। अब यहाँ पे दोनों छात्र हैं, जो डाइवर्स लर्नर है, जो नॉर्मल, वो भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ उनके सीखने की प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, व्यवहार कैसा उनके साथ किया जाए, सामंजस्य कैसे है, सहयोग कैसे किया जाए, वहाँ पे अनुशासन कैसा हो, ये सब चीज़ें कक्षा को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो अब समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो अध्यापक को विभिन्न बातों का, वहाँ पे जो क्लासरूम का मैनेजमेंट करेगा तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ध्यान देना होगा, जैसे कि शब्द प्रत्यय, मूल सिद्धांत और ज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक उद्देश्य क्या रखें वहाँ पे, शिक्षण प्रविधियाँ कौन सी, शिक्षण की विधियाँ कौन सी वहाँ पे लगाए, शिक्षण के उद्देश्य क्या रखें, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो हैं उनका कौन कौन का प्रयोग करें, ताकि वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है, ये टीचर करता है। और अभिप्रेरणा, वहाँ पे शिक्षक कौशल, शिक्षक कितना कुशल है अपनी कक्षा को संभालने में, पढ़ाने में, उनको समझाने में। संप्रेषण कौशल क्या, उसका बोलने का तरीका कैसा है, बहुत रूडली बोलता है कि बहुत उसके अंदर विनम्रता है, इस चीज़ का ध्यान जो रखना है, किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, उसका इंस्ट्रक्शन देने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कहाँ पे, मैनेज करने के टाइम पर, ठीक है। अब हम जो देखेंगे कक्षा प्रबंधन में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको देखिए कि अक्षम बालक के लिए कक्ष में तक पहुंचने और बैठने की व्यवस्था ठीक हो, मतलब आराम से वो पहुंच पाए वहाँ पर क्लासरूम तक, और उसकी बैठने की ठीक व्यवस्था हो। गत्यात्मक रूप से जो जिसको मूवमेंट करने में, जो फंक्शन करने में जिन स्टूडेंट को दिक्कत है, डिसेबल हैं, और ऐसे छात्रों को व्हीलचेयर, बैसाखी या शारीरिक सहारा उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में दिक्कत है, सुनने में वो प्रॉब्लम है, ऐसे विजुअल और जो विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे छात्रों को आगे बैठने की व्यवस्था हो। अगर उनको कम दिखाई पड़ता है तो उनको आगे बिठाइए ताकि ब्लैक बोर्ड उनको ठीक से दिखे, ठीक है, वर्कशॉप ठीक से दिखे। और दूसरा जिनको कम सुनाई पड़ता है उनको भी आगे बिठाइए, ताकि टीचर अगर नॉर्मल भी बोल रहा है, नॉर्मल बच्चों के लिए, ठीक है, अब क्योंकि वो बहुत चिल्लाएगा तो नॉर्मल बच्चों को भी परेशानी हो जाएगी, तो उनको आगे बिठाइए ताकि अगर नॉर्मल मतलब एक तरीके से वो ठीक से बोल रहा है, जैसे नॉर्मल भी सुन सकते हैं वो भी सुन सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को जिनको परेशानी है उनको आगे बिठाया जाए। और चौथा पॉइंट है कि अध्यापक को मल्टी सेंसरी सपोर्टिंग मटेरियल का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उन डिसेबल बच्चों को भी सुविधाएं हों। अब ये जो बात थी, आगे का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है समावेशी विद्यालय के जो आधारिक उसकी संरचना जो है,
जो ऐसे विद्यालय उनका जो उनकी बिल्डिंग्स कैसी बनाई जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा रखा जाए या संरचना कैसी रखी जाए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो कि दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो डिसेबल बच्चे हैं उनको किस तरीके की जो बिल्डिंग्स हों, किस तरीके की चीज़ें हों कि उनको आराम हो, उनको सुविधा हो आने जाने में। तो एक अक्षम छात्रों को जो एक समावेशी विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग है, भौतिक सुविधाएं संसाधनों से युक्त होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि अक्षम छात्रों को बैठने के लिए जो विशेष प्रकार की सीटें होती हैं वो बनाई जाए। विद्यालयों में उचित शौचालय आने जाने की जो शौचालय जाते हैं, और पानी की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में कभी कभी जो मान लो जैसे उनको जाना है कहीं पे, वो सीढ़ियाँ वहाँ पे नॉर्मल बच्चों के लिए हैं, तो कैसे जाएंगे, तो उनके बच्चों के लिए रैंप की सुविधा हो, तरह खेल के मैदान की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए खेल के मैदान की भी सुविधा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय में जो कक्ष है, जो सभा भवन है, प्रयोगशाला है, कार्यशाला है, कैंटीन है, उस ऐसे छात्रों को आराम कक्ष आदि सभी जगहों पे छात्रों के बैठने और की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। और वहाँ तक जाने के लिए भी जो रैंप बनाए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो भवन है और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सभी सुविधा से पूर्ण हो। जो छात्र अधिक अक्षम हैं उनके लिए अलग उपकरणों से युक्त, जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे, एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से डिसेबल है, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो उसको हम स्पेशल क्लास भी दे सकते हैं। अलग क्लासरूम में जाके जो विशेषज्ञ हैं वो अपने तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक इंक्लूसिव एजुकेशन या विद्यालय में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट होगा और ये प्लानिंग होगी। तो ये बच्चों, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि एक जो मानव संसाधन है, जो व्यक्ति इसमें जो वर्क करते हैं, जो इसमें सहायता करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे एक तरीके से। और जो माता पिता हैं वो क्या, उनका क्या रोल होता है, अध्यापक का क्या रोल है, या जो प्रोफेशनल है उनका क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और समावेशी शिक्षा में अनुदेशन व्यवहार, जो इंस्ट्रक्शन का व्यवहार है वो कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। कोई सजेशन है तो आपका वेलकम है, आप बता सकते हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।